पर हमें एक सीक्वेंस एक्सएन दे रखी है और इसकी जो टर्म्स हैं सेम टर्म है लेकिन ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव है। एग्जांपल के तौर पर +1 फिर -1 फिर +2 और फिर -2, इस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बार ये 0 के लेफ्ट में जाती है और एक बार ये 0 के राइट में जा रही है। 0 के लेफ्ट में जाने का मतलब है ये नेगेटिव जा रही है और 0 के राइट में जाने का मीनिंग है ये पॉजिटिव जा रही है। फिर एक सीक्वेंस yn डिफाइन की गई है जो xn की टर्म्स हैं, सीक्वेंस की टर्म्स हैं, उनका एवरेज है ये। तो सीक्वेंस का एवरेज है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कॉची की जो थ्योरम थी लिमिट पर, उसका हम यूज कर सकते हैं या एक एप्लीकेशन उसकी ये हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। अगर मोनोटोनिक और बाउंडेड दोनों है तो सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर बाउंडेड है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। एग्जांपल के तौर पर 1 -1 1 -1 इस तरह से ले लीजिए। और दूसरी बात, अगर सीक्वेंस मोनोटोन है तो तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तब ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा आप ले सकते हैं e⁻x या n। यहाँ पर सीक्वेंस हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर सिर्फ एक इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या तो बाउंडेड तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, या सिर्फ मोनोटोन तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को बाइंड कर दिया जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तीसरा पॉइंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मोनोटोन होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं अल्फा प्लस एक्सएन को इस तरह से -1n/n। यहाँ पर एक्सएन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, यानी कि मोनोटोन नहीं है, फिर भी ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची भी होती है और बाउंडेड भी होती है। अब रिकॉल करते हैं कॉची की फर्स्ट थ्योरम जो लिमिट पर थी, क्या है वो। तो अगर कोई सीक्वेंस xn है और उसकी लिमिट l है, यानी कि एक लिमिट l है, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो अगर हम एक दूसरी सीक्वेंस बनाएं जो इसी की टर्म से हो, यानी कि एवरेज हो, x1 x2 सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n, तो इस सीक्वेंस की भी जो लिमिट होगी वो l होगी। अगर ये जो सीक्वेंस है ये कोई दूसरी सीक्वेंस है लेकिन इसकी लिमिट भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस xn दे रखी है जिसके टर्म्स कुछ इस तरह से है, √1 -√1 √2 -√2, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। लेकिन इसका जो एवरेज है वो कन्वर्जेंट है। किस तरह से, आप देखिए, अगर मैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 यहां से अगर मैं देखता हूं तो √1 माइनस √1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। x1 हमारी क्या थी, हमारी √1 है यानी कि 1 है वो। तो जो टर्म्स आ रही हैं उसको मैं नीचे की लाइन में लिख रहा हूं। पहली 1 आया यानी कि पहला फर्स्ट वैल्यू, यानी कि 1/2 आप देख सकते हैं इसको। लेकिन एवरेज निकालने के लिए 2 चाहिए हमें, तो ये यही ठीक है। पहला 1, दूसरा आपका यहाँ पर 0 आया। तीसरी टर्म क्या आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, वो क्या होगा, √1 माइनस प्लस √1 माइनस √1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आएगा √2 डिवाइडेड बाय 3 और √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 3, और ये अप्रोक्सीमेट होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.471, और ये लेस देन 1 है, आप देख ही सकते हैं, या आप इसको लेस देन हाफ भी कह सकते हैं। अब आपका x4 निकालेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन x5 निकालेंगे तो ये x3 से लेस होगा। x3 से लेस होगा, इसका मतलब 0 की तरफ टेंड कर रहा है।
फिर आप x6 निकालेंगे, वो 0 आएगा और x7 जो है वो x5 से भी लेस होगा, यानी कि x7 x5 से भी लेस होगा और टेंडिंग टू 0। फाइनली ये जो सीक्वेंस है जिसको हम yn भी कह सकते हैं, ये टेंड करेगी 0 को, और 0 को अगर अप्रोच कर रही है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है, क्योंकि कभी 0 आ रहा है, कभी कुछ वैल्यू आ रही है, फिर 0 फिर वैल्यू। ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। बाउंडेड, बाउंडेड आप इसको, ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्योंकि सारी की सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव आ रही हैं, और आप कह सकते हैं 2 से लेस हैं, 2 से लेस हैं, तो ये बाउंडेड तो है लेकिन नॉट बाउंडेड क्या रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड तो है लेकिन साथ ही साथ वो कन्वर्जेंट भी है, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाता है।